गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस एसएसटी का मॉडल पेपर देखेंगे। दोस्तों वास्तव में ये प्री बोर्ड 2021 का पेपर है क्लास 10th का। और इस पेपर की मदद से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिखाए गए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसीलिए चलिए हम इस पूरे पेपर को देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इनका विश्लेषण भी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक, या असाइनमेंट प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न है वो पूछा गया भारत में वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में फिलहाल जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है 8। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो पुनर्जागरण का जो अभ्युदय हुआ था, पुनर्जागरण युग की जो शुरुआत हुई थी वो इटली से हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ था। 6 नंबर का क्वेश्चन है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, 2005 में हुई या 2006 में, 2008 या 2015 में। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा, ठीक है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों पसंद आ रही हो वीडियो तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए एग्जाम्स विद एमएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 7वां नंबर का जो प्रश्न है वो 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1, 2 या 4 लाइन में इसका आंसर आपको लिखना होता है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको हम बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है टॉपिक की तो अपने शब्दों में भी हम करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्री बोर्ड परीक्षा सोशल साइंस विषय में। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं लिखनी है आपको और भारतीय लोकतंत्र की। दोस्तों जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है या जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अब इन सभी का आंसर एक वीडियो में देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए आप क्या करें कि प्रश्न को यहाँ से देख लें और इनके उत्तर आप क्वेश्चन बैंक में या अपनी पाठ्य पुस्तक में ढूंढ के उनका अभ्यास ज़रूर कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है। तो चुनाव चिन्ह से क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो पहचानते हैं कि किस प्रत्याशी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, फिर उसी हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में क्या पूछा गया है, इसके बाद भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। कि जो विधायिकाएं हैं उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है भारत में वर्तमान संदर्भ में। अथवा में एक आपको ऑप्शन मिला है, अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि पूना पैक्ट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखिए।
3 नंबर का ये प्रश्न है। 1 नंबर आपको दिया जाएगा कि किसके हस्ताक्षर हुए, और 2 नंबर में उसकी 2 शर्तें भी आपको लिखनी है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते या नहीं आता आपको तो आप कर सकते हैं, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है वास्तव में। तो ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या पूछा गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्या ऑप्शन मिल जाता है? अगर आप ऊपर वाला प्रश्न आपको नहीं आता तो आप कर सकते हैं, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन कीजिए। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या केंद्र की जो सरकार है वो राज्य सरकारों से किस तरह के संबंध रखती है, किस प्रकार से केंद्र सरकार सभी राज्यों को कार्य देती है या उनसे किस प्रकार कार्यों का निर्वहन करवाती है। तो केंद्र और राज्य के संबंधों को आपको वर्णन करना पड़ेगा अच्छे से कम 2-2.5 पेज का ये आंसर आपका होना चाहिए, तभी आपको 6 मार्क्स अच्छे से मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मैंने क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न देखा था, तो महामंदी के कारणों की व्याख्या तो वहाँ पर था क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा गया है। और यहाँ पर क्या पूछ दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में जो महामंदी आई थी, वैश्विक महामंदी, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ा इसको आपको अच्छे से लिखना है 2-2.5-3 पेज में, तभी आपको पूरे 5 या 6 मार्क्स मिल पाएंगे। अगर आप महामंदी वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का योगदान क्या है। दोस्तों जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका आंसर 2 पेज, 2.5 पेज या 3 पेज जा सकता है। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 3, 3.5 या 4 पेज या 3 पेज ही लिखने हैं। आपका क्वेश्चन 2 पेज में भी आ सकता है, 2.5 पेज में भी आ सकता है। पेज मतलब एक साइड का पेज, एक पेज। एक लीफ में, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, तो 2-3 पेज की बात कर रहे हैं, 2-3 पन्नों की बात नहीं हो रही है। तो लॉन्ग आंसर टाइप 2 पेज में भी आ सकता है, 2.5 पेज में भी आ सकता है, 3 पेज में भी जा सकता है। तो जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। दूर दूर मतलब लाइन में शब्दों को दूर नहीं करना है, लेकिन अच्छे से सभी शब्द स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, तो वहाँ पर मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है। मानचित्र के लिए वीडियो लाएंगे तो आपको एक मैप दे दिया जाएगा, और मैप में क्या कहा जाएगा कि 5 क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ पर आपको अंकित करना होगा। वो स्थान बताओ जहाँ पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर क्या पूछा गया है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। फिर है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। और फिर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो ये मानचित्र में आप अंकित कर देंगे। कौन से चिन्ह से अंकित करने को कहा गया, ये जो चिन्ह बना है इससे वहाँ पर आपको अंकित करना है स्थान, और प्रश्न का नंबर भी डाल देना। जैसे आप जब ये अंकित करेंगे कि वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो आप मानचित्र पर जिस स्थान पर हुआ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वहाँ पर आप 1 नंबर डालेंगे और इस तरह का चिन्ह बनाएंगे जिससे आपको अंकित करना है, और वहाँ पर लिख देंगे स्थान का नाम। ठीक है, दूसरे प्रश्न में दूसरा नंबर डाल देंगे, तीसरे प्रश्न में तीसरा नंबर डाल देंगे। मानचित्र वाला वीडियो आएगा आपको, वहाँ पर हम अच्छे से समझाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब भूगोल वाला सेक्शन आ गया है, खंड का और खंड खा में पेपर बटा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड खा में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है।
तो भूमि कैसा एक संसाधन है? 4 ऑप्शन दिए, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस है कि जो भूमि है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वोत्तम तरीके से होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रबी की फसल कौन सी है? इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो जो दालें होती हैं वो रबी की फसलें, हम यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो 2019 वाला उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम लागू हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था वो आया था 1986 में। तो ये ऑप्शन नंबर दा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सा वाला करेक्ट है। सा कह लें या सी कह लें? फिर है निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? तो लौह अयस्क जो है वो एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक अधात्विक होती है, कोयला भी अधात्विक होता है और नमक भी अधात्विक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस वाले प्रश्न का। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ पर भी 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद औसत आय का आपको अर्थ लिखना है, अर्थात औसत आय की परिभाषा लिख देना अच्छे से। छोटे सा आंसर आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, केवल परिभाषा लिखनी है, उसका अर्थ अच्छे से समझा दें आधे पेज में या 3-4-6 लाइनों में इसका आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन का क्या महत्व है? विश्व व्यापार संगठन का क्या महत्व है? इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनकी आपसे परिभाषा पूछी गई है। पहले परिभाषा लिख देना और फिर लिख सकते हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अर्थात उसका उदाहरण भी आप दे सकते हैं। अथवा में आपको एक ऑप्शन मिला है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का कटाव की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव अर्थात मृदा अपरदन के लिए मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पेज पे चल रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों की भी मदद कर देना, शेयर करते हुए निकल जाना अपने घर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 25वां प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है अथवा में है, अर्थात अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं करना है या नहीं आता है आपको तो आप कर सकते हैं सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। सड़क परिवहन अर्थात जो सड़कों के द्वारा यातायात होता है, परिवहन होता है, मोटर गाड़ी हो, ट्रक हो, ठीक है, कोई भी कार हो, इसी को तो कहेंगे सड़क परिवहन। इनके आपको कोई 3 गुण लिखने हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर भी मृदा अपरदन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के कटाव से क्या अभिप्राय है? परिभाषा आपको पहले लिखनी है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए कि मिट्टी के कटाव किन कारणों से होते हैं, वो आपको कारण लिखने पड़ेंगे। ये था 6 नंबर का प्रश्न। अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? अब क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये है उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो कोई एक
कहानी या स्टोरी के माध्यम से उपभोक्ता का शोषण, इसे जागो ग्राहक जागो कैंपेन भी होता था। उपभोक्ता को कई प्रकार से ठग लिया जाता है, इन सेंस ये यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है। तो किसी कहानी से आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है और इससे किस तरह से बचा जाना चाहिए। अथवा में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो सार्वजनिक क्षेत्रक देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी को आपको इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित अंकित करना है। तो लखनऊ यूपी में आपको इस तरह का निशान बना देना और लखनऊ लिख देना और क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। दूसरा है किन्हीं परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह से आपको दिखाना होगा, नाम लिखना है और ये चिन्ह बनाना है। फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन को इस चिन्ह से आपको अंकित करना है और वहाँ का नाम भी लिखना है, दिल्ली में है वैसे ये। गुजरात की राजधानी को आपको इस चिन्ह से अंकित करना है, अर्थात गुजरात में जहाँ पर ये राजधानी जो है शहर, वहाँ पर ये वाला चिन्ह बना देना और उसका नाम लिख देना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपको इस चिन्ह से दिखाना है। तो मानचित्र का वीडियो लाएंगे, आपको फुल एनालिसिस करके समझाएंगे। अगर मानचित्र के वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करें एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, कुछ ज़्यादा ही कहने लगा हूँ मैं आजकल सब्सक्राइब करने के लिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में शेयर करना, आस पड़ोस में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।